नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की 30 मिनट की डेली सीरीज हमारी कंप्लीट चल रही है। 30 मिनट जो है आपको डेली एक वीडियोज लाइब्रेरी साइंस की और एक राजस्थान जीके की भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो उसे भी ज़रूर जाके देखिए। तो 30 मिनट के अंदर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव, वो भी आपको प्रोवाइड करने का एक प्रयास रहेगा मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट की इस वीडियो को। दोस्तों, कम से कम लाइक तो यार कर दिया करो, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट्स नॉन स्टॉप। अभी कथन है, यूडीसी का विषय गेटवे में संसाधन अन्वेषण के उच्च पुनः प्राप्ति में उपयोग होता है। तर्क दिया जा रहा है कि ऑनलाइन वातावरण में फैसेट पद्धति का गणनात्मक पद्धति पर विशेष बल होता है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ऑनलाइन वातावरण में फैसेट पद्धति का गणनात्मक पद्धति पर विशेष बल होता है, लाभ होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, यूडीसी का विषय गेटवे के संसाधन अन्वेषणों के जो है उच्च पुनर्प्राप्ति में जो है उपयोग किया जाता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन से लेकर लाइब्रेरियन और यूजीसी नेट तक की तैयारी आप इन प्रश्नों से कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अभिकथन कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण भारत में सबसे सफल वर्गीकरण पद्धति है। भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तर्क है कि किसी भी वर्गीकरण पद्धति की सफलता का महत्वपूर्ण कारण उसका पुनः परीक्षण एवं उसके विभिन्न संस्करण का नियमित अंतराल पर प्रकाशन है। बहुत सुंदर, ये सही है। ठीक है, तो ये तर्क जो दिया जा रहा है ये सही है। तो इसका राइट आंसर ए गलत है और आर सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि यूडीसी में चिन्ह सिंबल द्विबिंदु का प्रयोग संयुक्त विषय में घटक संख्याओं के निश्चित क्रम की अनुमति देता है। बिल्कुल देता है। ठीक है, और तर्क है कि निश्चित क्रम कंप्यूटर आधारित सूचना आवर्ती में आसन अभिगम प्रदान करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि ए सत्य है और आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार लिखिए। प्रकाशन के अकॉर्डिंग जो है लिखना है कि कब किसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें जो दे रखा है, सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904 इसको कीजिए। और उसके बाद जो दिया है यूडीसी जो दिया हुआ है ये 5 करिए, 1905। फिर दिया हुआ है कोलन क्लासिफिकेशन सीसी 33, ये 1933। अब फिर दिया है बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935। तो सबसे लास्ट में एक हो जाएगा, सबसे लास्ट में एक हो जाएगा। तो दो ऑप्शन में आपके दिखाई दे रहे हैं, और पहले में जो है 3 इसी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित डीडीसी के उप डिवीजनों को जो है सम्मिलित कीजिए। उप डिवीजन को जो है इसमें सम्मिलित करना है, यानी कि सब डिवीजन के साथ जो है डीडीसी का करना है। तो करिए। तो सबसे पहले दर्शन सिद्धांत जो है ये 01 से हो जाएगा। ठीक है, क्रमिक प्रकाशन 5 से हो जाएगा। ये डीडीसी आपके सामने रहेगा, तभी इसको आप बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, डीडीसी को ऑनलाइन डाउनलोड आप कर लीजिएगा और उससे देखिए तीनों को जो है आप देखिए। संग्रह जो है 08 हो जाएगा, संग्रह 08 हो जाएगा। और अध्ययन और शिक्षण
ये सब डिवीजन 07 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किस में है राइट आंसर इसका, तो राइट आंसर सी में है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीसी में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और अपेक्षित किया जा सकता है। तो विषय युक्ति से किया जा सकता है, सब्जेक्ट डिवाइस से ही, यही सही है, ऑप्शन ए ही। देखिए सीसी में चिकित्सा विधि शास्त्र जो है शीर्षक को विषय युक्ति के सहायता से वर्गीकृत और अपेक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि यह शीर्षक विषय को दर्शा रहा है। पहले बात समझिए, यह शीर्षक जो है विषय को दर्शा रहा है, इसलिए विषय युक्ति के माध्यम से वर्गीकृत किया जाएगा। आगे है, अभिकथन कह रहा है कि पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण पद्धतियों की वेब के संगठन में बड़ी भूमिका है। कारण है कि रोबोटों द्वारा पुनः प्राप्त होल लिस्टर्स ने जो है खोज इंजनों को विषय वितरणों की प्रासंगिकता तकनीकों का प्रयोग करने पर आधारित कर दिया है। तो ये जो है गलत है, कारण जो है गलत है, अभिकथन जो दिया हुआ है ये सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में अंतर्वेशन सूचित करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जाता है। तो तारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है, अभिकथन है कि पारंपरिक अनुक्रम का सिद्धांत दर्शाता है कि विषय पंक्ति में विषय किसी निश्चित क्रम में उद्धत होता है, तो इस पारंपरिक क्रम को सुनिश्चित करना सुविधाजनक होता है। तर्क दिया जा रहा है कि वर्गीकरण पद्धति में पारंपरिक जो है अनुक्रम के सिद्धांत का परिपालन मुक्त विषयों को पंक्ति में व्यवस्थित करने के लिए होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो इसमें जो दिया हुआ है ये दोनों राइट है, ठीक है, ये ए और आर दोनों सही हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पंक्ति की क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंक हैं। पंक्ति की क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंक हैं। तो रिक्त अंक और अंक को रिक्त करना, ये दोनों हैं। सीसी के 7वें संस्करण में जो है सीसी के जो है 7वें संस्करण में टोटल 74 प्रतीक और वर्ण जो है 60 शब्दार्थ और सूचकांक जो है 14 है, ठीक है, यानी कि 74 में से 60 जो है शब्दार्थ है और 14 जो है सूचकांक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता भी दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथ वर्गीकरण हेतु पालन किए जाने वाले चरणों को क्रमबद्ध करें, जो है क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले कर्नल शीर्षक, उसके बाद विश्लेषित शीर्षक होगा, फिर जो है रूपांतरित शीर्षक होगा, फिर जो है मानक फैसेट पदों के साथ शीर्षक होगा, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस जो है देखिए किसमें है, तो राइट सी में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सही वर्गीकृत क्रम में जो है सीसी अनुसार रखिए, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है इसको जो है सीक्वेंस के अनुसार रखिए।
तो देखिए, तो सबसे पहले 2A होगा, फिर जो है सॉरी 2:5 होगा, फिर जो है 2, 3, 4 होगा, लास्ट में A होगा। क्योंकि रंगनाथन ने कहा है कि जो है PMEST, जहाँ पे जो है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के अनुसार जो है इसे लगाना है। तो इसमें जो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण के सिद्धांत में आंशिक बोध शब्द को कहा जाता है। आंशिक बोध शब्द को क्या कहा जाता है? तो समूहन प्रकार जो है कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा इसका। वर्गीकरण में सिद्धांत में आंशिक बोध शब्द जो है समूहन प्रकार 1 से संबंधित होता है, और आंशिक बोध जो है एक प्रकार का ये बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिक सब्जेक्ट से होता है, जिसको अब प्रेनेटल के नाम से भी जाना जाता है, जब निवारकरण, विखंडन और अल्पीकरण का जो है विवरण पहले ही दे दिया जा चुका है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी UDC IME की महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? नेटवर्क से चालू है, बताइए। तो 4 वर्ग, मुख्य वर्ग 4 जो है खाली है UDC में, 4 को जो है रिक्त रखा गया है। ये भी सही है। किसी भी भाषा या लिपि के स्वतंत्र संकेतन भी है, और सूक्ष्म प्रलेखों के लिए अधिक उपयुक्त, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी होगा। B, C और D जो है राइट है। देखिए, UDC जो है, UDC में IME 93 जो है 93 पर जो है वर्तमान कार्य में जो है 2 ब्लॉक शामिल हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 ब्लॉक शामिल है। ब्लॉक 1 जो है UDC, और ब्लॉक 2 के सिद्धांतिक पहलू जो है UDC IME 93 के व्यवहारिक वर्गीकरण है। ब्लॉक 1 जो है UDC की उत्पत्ति और विकास और अंतर्राष्ट्रीय माध्यम संस्करण 1993 की विशेषताओं से संबंधित है। ब्लॉक 2 जो है वो आय, विशेष सहायक तालिकाओं और संश्लेषणों या संख्या निर्माण प्रक्रिया और मुख्य कक्षाओं जैसे 0 से लेकर 9 तक के तहत UDC IME 93 के साथ जो है शीर्षकों के वर्गीकरण से रिलेटिव है। तो इसको जब तक आप UDC को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, आप इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में इसे थोड़ा समझाने का प्रयास किया है आपको। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया है DDC वर्गीकरण पद्धति की तुलना में UDC वर्गीकरण पद्धति विशेष पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयुक्त है। सही है, ठीक है। और DDC की तुलना में UDC नए जटिल विषयों को बेहतर समायोजित कर सकती है। ये भी सही है, ठीक है। DDC की तुलना में UDC जो है नए जटिल विषयों के बेहतर समायोजन से रिलेटिव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि केवल DDC में ऐड टू युक्ति दिए गए नंबरों को प्रस्तावित करने का अवसर प्रदान करती है। सही है। DDC संश्लेषणात्मक पद्धतियों विशेषताओं के बिना वर्गीकरण के केवल गणनात्मक पद्धति है। गणनात्मक जो है पद्धति है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन डीवी दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषता है? कौन सी है? तो तालिका और अनुदेशों को जोड़ना, तालिका और अनुदेशों को जोड़ना, सी और डी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण मीडिया संस्करण 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सहायिकाएं हैं? कौन सी सहायिकाएं हैं? तो पॉइंट नॉट सीरीज 09 और हाइफन सीरीज 19 कोड्स, सी और डी ये दोनों हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूडीसी में इंटर कलेशन क्या है? यूडीसी में इंटर कलेशन क्या है? तो ये सहायक के माध्य स्वर्ग है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डीडीसी में वर्णों के विभाजन का पहला क्रम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये जो है फ्रांसिस बेकन के अधिगम के 3 स्रोत पे आधारित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है? समुद्र विज्ञान, तो ये समूहन से रिलेटिव है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी समूहन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एस आर रंगनाथन के द्विबिंदु वर्गीकरण में PMEST है। PMEST क्या है? तो मूर्तता के हास्य क्रम है, ये भी सही है, और सहचार के हास्य क्रम नहीं, वर्गीकरण के हास्य क्रम नहीं, मूलभूत श्रेणियों के हास्य क्रम ये है, फंडामेंटल कैटेगरीज है। तो ए और डी सही है, ए और डी सही है, ऑप्शन बी इसका राइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूडीसी के साथ संबंधित सही कथन की पहचान करिए। तो यह पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। इसके साथ पॉल आर्टलेट और हेनरी ला फॉन्टेन संबंधित हैं, ये दोनों सही हैं। तो कोड देख लीजिए एक बार, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, यूडीसी के मानक संस्करण में प्रयुक्त निम्नलिखित संकेतों को सम्मिलित करना है। इसमें देखिए, तो इसमें डबल एरो जो दे रखा है इसका मतलब होता है सी आल्सो, डबल एरो का मतलब होता है सी आल्सो। और डायमंड जो दिया हुआ है, डायमंड इस प्रकार से जो है बनाया जाता है, इस प्रकार से जो है बनाया जाता है। तो ये संयोजन का उदाहरण है, संयोजन का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर जो है इस तरीके से बनाया जाता है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, स्क्वायर जो है इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये सहित से जो है रिलेटिव है, लगभग एक जैसा ये 4 हो जाएगा के रूप में उप विभाजित करें। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए में ही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों को कोलन वर्गीकरण के छठे संस्करण के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। इसमें जो है व्यवस्थित करना है। देखिए, तो देखिए सीसी में जो है
सबसे पहले आपका 2K आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपका 2OB आ जाएगा, T आ जाएगा और 2 आ जाएगा। और यन जहाँ के जो है इंसाइक्लोपीडिया जो है कॉमन आइसोलेट में जो है इसमें आते हैं। और 2 जो है लाइब्रेरी साइंस में आता है। T बराबर जो है मेन क्लास ऑफ एजुकेशन से रिलेटिव है। और N जो है समय के संकेत को दर्शाता है। N जो है 2N जो दिया हुआ है समय के संकेत को दर्शाता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न है, कोलन वर्गीकरण छठा संस्करण में LB द्वयोधक यानी कि किसके लिए है? LB किसके लिए डोनेटेड है? तो ये जो है सिस्टम्स के लिए है, पद्धति के लिए है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा UDC का विशेष सहायक उप विभाजन है? UDC का उप विभाजन है तो संबोधन और बिंदु शून्य, ये 2 होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण का तीसरा भाग क्या है? कोलन वर्गीकरण का तीसरा भाग क्या है? तो श्रेष्ठ और पवित्र पुस्तकों से रिलेटिव है। आगे है, CC में एकता ईश्वर विश्व विकास के प्रथम आदि के लिए वन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो ये जो है मौलिक स्मृति संकेत के लिए जो है किया जाता है, ऑप्शन ए। आगे है, SR रंगनाथन के अनुसार 44 वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यकता रूप में एकल अनुसूची परिगणित होती है। बताइए। तो ये जो है एक परिगणनात्मक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द्विबिंदु वर्गीकरण में दशा संबंध अंक B क्या प्रदर्शित करता है? तो बेस यानी कि अभिनीति को कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में दशा संबंध अंक B को प्रदर्शित करता है। जो जैसे सामान्य जो है A करता है, अभिनीत B करता है, अंतर D करता है और प्रभावी G करता है। तो यहाँ पे आपसे B पूछा गया है, तो B अभिनीत करता है, ठीक है, यानी कि बेस करता है। ये बताया ना, A सामान्य को करता है, B अभिनीत को करता है, D जो है अंतर को करता है और G प्रभावी को करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, द्विबिंदु वर्गीकरण का छठा भाग जो है 3 किससे संबंधित है? 3 जो है किससे संबंधित है? तो ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये जो है विशिष्ट नामों के साथ श्रेष्ठ जो है ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची से रिलेटिव है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण में पूर्ववर्ती समान एकल यम जो है सूचित करता है। यम जो है किसको सूचित करता है? तो ये पीरियोडिकल्स को जो है करता है, पीरियोडिकल को, ऑप्शन बी। और टेबल को जो है डी करता है और श्रेयल्स को जो है एन करता है। केस स्टडी जो है Y7 करता है। केस स्टडी जो है Y7 करता है। थोड़ा शोर हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा है, CC का छठा संस्करण में मुख्य वर्ग W इंगित करता है। W जो है क्या इंगित करता है? तो ये राजनीति विज्ञान करता है। और शिक्षा जो है T करती है, एजुकेशन T करता है, हिस्ट्री भी करता है और अर्थशास्त्र जो है
यक्स करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति जो है किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो ये जो है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण की काल अनुसूची में यल किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, जो कालक्रमिक ईयर को दर्शाया जाता है उसके लिए आप क्या क्या करेंगे। तो ये 1700 से 1799 को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है डीवी दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है तो वेव डीवी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है डीडीसी 19वां संस्करण में मुख्य वर्ग 570 इंगित करता है। 570 जो है क्या इंगित करता है, तो ये लाइफ साइंस को करता है, क्योंकि प्योर साइंस जो है 500 में आ जाएगा, 10 वर्ग है, ठीक है। और इसमें 570 जो है ये जीव विज्ञान से रिलेटिव है, 530 भौतिकी से रिलेटिव है, 540 रसायन से है, 580 वनस्पति से रिलेटिव है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कोलन वर्गीकरण छठे पुनर्मुद्रण संस्करण के अनुसार मुख्य वर्ग साहित्य में निम्नलिखित रूपों का सही क्रम बताइए। सही क्रम इसमें जो है बताना है। तो सबसे पहले जो है काव्य आ जाएगा, फिर कथा साहित्य, संभाषण और ये कंपू आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि कोलन वर्गीकरण छठा जो रीप्रिंट है में पूर्ववर्ती आम आइसोलेट अंतरिक्ष पहलू से पहले लागू की निम्नलिखित संख्याओं को उसके सही शब्दों के साथ मिलाइए। सही शब्दों के साथ जो है मिलाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाई वाई शब्द दिया है लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए इसको भी आप देख लीजिए। ये Y1 होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था, ये 3 होना चाहिए था, और ये सॉरी Y3 इस अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो इसे आप इस क्वेश्चन को जो है छोड़ दीजिए। इसको मैं कभी और करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित शीर्षकों को कॉलन वर्गीकरण के छठे संस्करण के अनुसार उनकी वर्ग संख्याओं के साथ जो है सम्मिलित करना है। इसमें वर्ग संख्याओं के साथ जो है सम्मिलित करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है एल जो है मेन क्लास ऑफ मेडिसिन से रिलेटिव है। एल जो है मेडिसिन से रिलेटिव है। और जब आप कॉलन क्लासिफिकेशन को खोलेंगे तो 4231 में आप जो है चेचक को पाएंगे, ठीक है। 4231 को चेचक में पाएंगे। मैं खोल के बैठा हूँ लैपटॉप, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ
नहीं तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। ये जब तक आपके पास रहेगा नहीं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। यह बताया ही आपको कि मेडिसिन का मेन क्लास होता है, और इसमें L414 जो दिया है डिसेस एंड 4 जो है फीवर से रिलेटिव है, ये बुखार से रिलेटिव है। अब मधुमेह जो है ये 293:46 से रिलेटिव है। मधुमेह जो है 46 से रिलेटिव है, और मलेरिया जो है L35 4061 पे है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर देखिए, इसको जो है राइट आंसर इसका बी है। तो दोस्तों वीडियोस को जो है यहीं पर रोक रहे हैं, और आपको अगर सीसी चाहिए या डीडीसी चाहिए तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, धन्यवाद।